दोस्तों, हमारा देश गुलाम कैसे हो सकता है। हमारे देश की धरती सोना उगलती थी, हमारे देश की धरती वीरों को जन्म देती थी और हमारा देश बांग्लादेश से पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैला था। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद हमारा देश गुलाम कैसे हो गया। सिकंदर पूरी दुनिया जीत कर आया था लेकिन भारत ना जीत सका, फिर हमारा देश गुलाम कैसे हो गया। जिस देश में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे वीर पराक्रमी योद्धा थे, वो देश गुलाम कैसे हो सकता है। अब बात यह नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से हमारा देश गुलाम था। हमारा देश तो 1757 से लेकर 1947 तक ही गुलाम था, लेकिन गुलामी का पौधा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल से ही पनपने लगा था। अब कैसे पनपने लगा था मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है और इन दोनों धर्मों में यह बताया गया कि हिंसा सबसे बड़ा पाप है और इन दोनों धर्मों को अपनाने वाले अहिंसक होते चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने शासनकाल में बहुत सारे लड़ाइयां लड़े, बहुत सारे युद्ध किए। बाद में उन्होंने भी युद्ध छोड़कर जैन धर्म अपना लिए और इन्होंने भी अहिंसा का मार्ग चुन लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज सम्राट अशोक भारत के एक ऐसा योद्धा थे जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला था। और तो और विदेशी आक्रमणकारी सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, लेकिन यहाँ पर भी वही हुआ जो नहीं होना था। सम्राट अशोक ने भी कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिए और अहिंसा का मार्ग चुन लिए। उसके बाद उन्होंने अपना दूत भेजकर देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे और उन्होंने शिकार पर भी रोक लगा दिया था। अब सेना शिकार और युद्ध न करने की वजह से दिन प्रतिदिन कमजोर होते चली जा रही थी और इसी तरह उस समय के सभी राजा महाराजा जैन धर्म और बौद्ध धर्म चुनने लगे और ये सबका बुरा असर उस समय प्रजा के ऊपर पड़ा, क्योंकि प्रजा इतना अहिंसक हो गई थी कि वह किसी भी आक्रमण से अपना रक्षा नहीं कर पाते थे। और यही सब देखकर विदेशी आक्रांताओं ने 2-3 हजार की सेना लेकर आते थे और हमारे देश को लूट कर चले जाते थे। उस समय सभी राजाओं के अहिंसक हो जाने से हम हिंदुओं के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने 70 बार भारत आया था और लोग अहिंसकवादी होने के साथ साथ मौन भी रहना सीख लिए थे। वो बार बार सोमनाथ मंदिर को लूटता रहा और लोग अपनी आंखों से देखते रहे, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। और अब यहीं से हमारे देश के लोगों के ऊपर गुलामी का असर पड़ने लगा था। वो कहते हैं ना कि जब गुलामी का आदत पड़ जाए तो इंसान अपनी ताकत भूल जाता है। और यही सब देखने के बाद विदेशियों को भारत लूटने का हौसला बुलंद होने लगा और वो तेजी से भारत की तरफ बढ़ने लगे। जैसे आज हमारे देश में चल रहा ना जात पात ऊंच नीच, वैसे उस समय भी चलने लगा था। और उस समय हमारे भारत की जनसंख्या 85 से 90% वैश्य और शूद्रों का होता था और युद्ध लड़ना केवल क्षत्रियों का काम होता था, जिनका जनसंख्या 5 से 10% होता था। बाकी सब मौन होकर देखते थे। और अगर कोई नीच जात का व्यक्ति सेना में शामिल भी होना चाहता था तो उसे नीच बोलकर भगा दिया जाता था, भले ही वो युद्ध में कितना भी निपुण क्यों ना हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और पुर्तगाली और फ्रांसीसियों का आगमन भारत में तेजी से चालू हो गया। वो व्यापार के नाम पे भारत को लूटने आते थे, क्योंकि वो समझ चुके थे भारत की जनता को गुलामी की आदत पड़ चुकी है। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत के लोगों को आपस में लड़ा के पूरे भारत पे अपना कब्जा कर लिए और 200 सालों में भारत को इतना लूटा कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते थे कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत में लोग भूखा मर रहे थे, दाने दाने के लिए लोग तरस रहे थे। अब सवाल ये है कि अंग्रेज आखिर भारत आए कैसे, और अगर आ भी गए तो उस समय तो भारत में मुगलों का शासन था, तो फिर पूरे भारत को गुलाम कैसे बना लिया। ठीक है, मैं बताता हूं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। 20 मई सन 1998 भारत के कालीकट बंदरगाह पे जब वास्को डिगामा पहली बार समुद्री मार्गों से भारत पहुंचा, उसके बाद भारत आने के लिए यूरोप और पूर्वी देशों के लिए समुद्री मार्ग मिल चुके थे और धीरे धीरे यूरोपीय देशों के लिए भारत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था और भारत में मसालों का व्यापार बढ़ने लगा था। उसके बाद अंग्रेजों का यूरोप होकर भारत आना जाना लगा रहा और अंग्रेजों का भारत में तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ते गया, लेकिन उस समय भारत में मुगलों का राज था तो अंग्रेजों का हुकूमत चल नहीं पाता था। सन 1608 में अंग्रेजों के 2 अधिकारी मुगलों के राजा जहांगीर के दरबार पहुंचे। उन दोनों ने जहांगीर से भारत में व्यापार करने का अनुमति लेने गए थे। उन दोनों ने जहांगीर से बोला कि हम यहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे व्यापार करेंगे तो इससे आपको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। लेकिन ये दोनों के दाल वहां पे गली नहीं।
जहांगीर इनके चापलूसी में नहीं आया, क्योंकि जहांगीर उस समय पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के दबाव के कारण सीधे मना कर दिया। लेकिन अंग्रेजों को तो इतना पता चल गया था कि अगर दोबारा हम आएंगे तो ये जरूर मान जाएगा। फिर आता समय 1615 ईस्वी का। अंग्रेजों ने फिर से वही दोनों अधिकारियों को भेजा और इस बार दोनों अधिकारियों ने भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए मना ही लेते हैं और अंग्रेजों ने मुंबई, पटना, सूरत, मद्रास 4 जगहों पे अपनी कंपनियां स्थापित कर दिया। रेशम, कपास, चाय, अफीम का व्यापार शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने कूटनीति अपनाने लगे कि फूट डालो और राज करो। भारत के लोगों में मतभेद पैदा करना चालू कर दिए थे और जगह जगह पर अपना व्यापारिक कोठियां बनाने लगे, जिससे उन्हें मोटा रकम कमाने को मिलता था। अंग्रेजों को अपना बढ़ता व्यापार देखते हुए उनके मन में लालच पैदा होने लगा। उन्होंने सोचा क्यों ना मुगलिय सल्तनत को उखाड़ फेंके और पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लें। अंग्रेजों ने मुगलों से युद्ध करने को ठान लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख जोजा चाइल्ड ने कहा कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जितने भी मुगलों के जहाज दिखे उस पर हमला करो और उसको पूरी तरह से लूट लो। ये युद्ध 1686 से लेकर 1690 तक चला और इस युद्ध में अंग्रेजों को मुगलों के राजा औरंगजेब ने बहुत बुरी तरह से हराया। उसके बाद अंग्रेजों ने जाकर औरंगजेब से माफी मांग लिया और कहा कि अब दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा, और औरंगजेब ने माफ कर दिया, फिर से व्यापार करने का अनुमति दे दिया। यही माफी मुगलों को हारने का सबसे बड़ा कारण बना। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल आपस में सत्ता पाने के लिए लड़ने लगे और इसी दिन का इंतजार अंग्रेज कर रहे थे। अंग्रेजों ने फिर से अपना कूटनीति अपनाया कि फूट डालो और राज करो, और अंग्रेजों ने मुगलों को आपस में लड़ाकर दिन प्रतिदिन कमजोर करते चले जा रहे थे। और ये भी बात सही है कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक बने वो ज्यादा योग्य नहीं थे। इसके बाद मुगलों ने फिर से बहुत बड़ी गलती कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को बिना लगाम या बिना कर चुकाए ही साल भर व्यापार करने का अनुमति दे दिया। उसके बाद पर्शिया का बादशाह भारत पर हमला कर देता है और ये हमला इतना अचानक से होता है कि पर्शियन सेना को दिल्ली पहुंचने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद मुगल बादशाह ने 17 करोड़ रुपए और कुछ महंगे और कीमती स्टोन देकर दिल्ली को तो किसी तरह बचा लिया। लेकिन इस लूट के बाद मुगल बहुत कमजोर पड़ गए। मुगलों को कमजोर होता हुआ देखकर अंग्रेज इसी बात का फायदा उठाकर मुगलों से जंग छेड़ दिया और अंग्रेजों ने बंगाल के सिराजुद्दौला को बहुत ही धोखाधड़ी से मार दिया। उसके बाद पूरे बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे इसी तरह पूरे भारत के सभी राज्यों पर अपना कब्जा करते गए और पूरे 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना के रख लिया था। मैं अपने उन सभी भारत के वीर योद्धाओं को नमन करता हूँ जिन लोगों ने भारत देश को आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी, अपने परिवार की कुर्बानी हंसते हंसते दे दिए थे। दोस्तों, अगर इस वीडियो में मैं कुछ गलत बताया रहूंगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।